वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि उर्दू और इंग्लिश का पेपर है एफएससी का, वो हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो मैंने जनरली बात की थी कि जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसको आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफ़िकली उर्दू और इंग्लिश के लिए है, क्योंकि स्टूडेंट्स के अक्सर ये देखा जाता है कि बोर्ड में जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, यानी फुल मार्क्स भी आ जाते हैं, लेकिन उर्दू और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वो टिप्स बताऊंगी जिससे आप उर्दू और इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाए उर्दू और इंग्लिश के लिए। पहले हम एमसीक्यू पोर्शन की बात कर लेते हैं। जो उर्दू और इंग्लिश के जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो एमसीक्यू पोर्शन होता है, 20 एमसीक्यूज़ आपके आते हैं उर्दू और इंग्लिश में। तो मैंने जो एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ यूज़ की थी वो थी शरह सरमाया उर्दू और पास्ट पेपर्स। ठीक है, और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने यूज़ किया था सनशाइन इंग्लिश और पास्ट पेपर्स। ठीक है, तो पास्ट पेपर्स को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट्स की बात हो रही हो या चाहे वो उर्दू इंग्लिश की बात हो रही हो। पास्ट पेपर्स वाले एमसीक्यूज़ रिपीट ज़रूर होते हैं, तो आपने पास्ट पेपर्स ज़रूर ख़रीद लेने हैं। मैंने जो पास्ट पेपर्स लिए थे वो स्कॉलर्स के पास्ट पेपर्स थे और वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वहाँ पर जो एमसीक्यूज़ की कीज़ है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो आप स्कॉलर के पास पेपर्स ख़रीद लें सारे सब्जेक्ट्स के, अभी से ही ख़रीद लें ताकि बाद में आप उनको बार बार रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, और बाकी जो मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की थी वो मैंने शरह सरमाया उर्दू से की थी। वैसे भी मैंने एफएससी में 9th-10th में जो उर्दू की जो के लिए जो मैंने मेन बुक यूज़ की थी अदर देन द टेक्स्ट बुक, वो मैंने यही शरह सरमाया उर्दू यूज़ की थी और ये बेस्ट बुक है। उसके अलावा सनशाइन इंग्लिश तो सबको पता है कि बहुत अच्छी बुक है और इसके बगैर तो इंग्लिश को किया ही नहीं जा सकता। तो सनशाइन इंग्लिश और शरह सरमाया उर्दू आपने ज़रूर लेनी है। ठीक है, इसी से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसमें जो कोटेशंस वगैरह हैं वो आपने सारी तैयार कर लेनी है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता था कि जो मेरे जो साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर होते थे उसमें मेरे सारे एमसीक्यूज़ ठीक हो जाते थे, लेकिन उर्दू इंग्लिश में मेरा हमेशा बोर्ड के पेपर में 1-2 एमसीक्यू गलत हो जाते थे। तो अगर आपका भी 1-2 एमसीक्यू गलत हो जाता था कोई मसला नहीं है, लेकिन 1-2 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपने गलत नहीं करने। ठीक है, तो इसलिए आपने पहले तो ये कोशिश करनी है कि आपके फुल मार्क्स आएँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं फुल तैयारी करने के बावजूद भी 1-2 एमसीक्यू मेरे हो जाते थे गलत उर्दू इंग्लिश में। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कोई बहुत ही कोई अजीब सा एमसीक्यू दे देते हैं, मुश्किल सा, जो हमने पहले नहीं पढ़ा होता, तो उससे हो जाता है। इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, आपने परेशान हो गए ये नहीं कि आप पूरा पेपर ही अपना ख़राब कर दें। तो 1-2 एमसीक्यू अगर हो भी जाते हैं गलत तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन तैयारी आपने अपनी फुल करके जानी है और जो मैं आपको सोर्सेज बता रही हूँ यही आपने यूज़ करने हैं। तो अब उर्दू के ना हम सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ख़ुलासा। ठीक है, हमने उर्दू के पेपर में लिखना होता है, एक तो हमने सबक का ख़ुलासा लिखना होता है और एक हमने लिखना होता है नज़्म का ख़ुलासा। तो अब सबक का ख़ुलासा शरह सरमाया उर्दू में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ टीचर्स होते हैं जो अपने नोट्स देते हैं। हमारे जो टीचर थे उन्होंने अपने नोट्स दिए थे, तो मैंने उन नोट्स से तैयार किया था और शरह सरमाया वाला मैंने तैयार नहीं किया था। थोड़ा सा शरह सरमाया उर्दू में ना एक्सटेंसिव करके लिखे हुए ख़ुलासे, यानी थोड़े लेंथी कर दिए हैं। तो आप लोग कोशिश ये करें कि या तो अपना ख़ुलासा ख़ुद लिखने की कोशिश करें, क्योंकि उर्दू का पेपर में बेसिकली आपने ख़ुद ही लिखना होता है, इतना ज़्यादा आप याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप तशरीह भी खुद लिखते हैं तो कोशिश किया करें। अक्सर बच्चे मैंने देखा है कि तशरीह तो खुद लिख लेते हैं, लेकिन ख़ुलासा वो फिर भी शरह सरमाया से फुल रट्टा मार के उसको याद करते हैं और फिर वो लिखते हैं। लेकिन शरह सरमाया में ख़ुलासे थोड़े बड़े लिखे हुए हैं, लेंथी लिखे हुए हैं। इतने लेंथी आपने नहीं लिखने, क्योंकि ख़ुलासा आप अगर बहुत ज़्यादा लेंथी कर देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर आप बहुत ही छोटा कर देते हैं तब भी आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि सबक के लिहाज से आपने ख़ुलासा लिखना है। ठीक है, कुछ सबक जैसे बहुत बड़े होते हैं तो ज़ाहिर है उनका ख़ुलासा भी बड़ा आएगा, लेकिन उसको भी आपने बहुत बड़ा नहीं करना। ठीक है, मतलब 3 सफ़ों से ज़्यादा का आपने ख़ुलासा नहीं लिखना, कोशिश आपने ये करनी है। ठीक है, 3-3 सफ़ों, अगर बहुत बड़ा कोई चैप्टर है तो उसका भी आपका 3.5 सफ़ों तक काफ़ी है। ठीक है, सफ़ा से मुराद एक पेज, यानी जो पेज की एक साइड होती है वो एक सफ़ा होता है। ठीक है, तो आपने 3 सफ़ों से ज़्यादा या 3.5 सफ़ों से ज़्यादा का ख़ुलासा नहीं लिखना।
उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, और ख़ुलासे में आपको पता है कोई कोटेशन, कोई शेर वगैरह कुछ भी नहीं डालना होता है। जस्ट आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसको आपने अपनी वर्डिंग में शॉर्ट करके बता देना होता है। तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगी कि चैप्टर को गौर से पढ़ें और उसके बाद ख़ुद ही अपना ख़ुलासा लिखें। अगर आप ख़ुद ही ख़ुलासा लिखेंगे, यानी जो अब अभी आपके टेस्ट हो रहे हैं अकेडमीज़ वगैरह में, ख़ुद ही ख़ुलासा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो एंड तक बहुत आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वरना अगर ख़ुद ही आपको एट द स्पॉट नहीं आ रहा होता बनाना, तो फिर आप शरह सरमाया से एक दो दफ़ा पढ़ लिया करें, लेकिन इतना लेंथी ना लिखें जितना शरह सरमाया में लिखा हुआ है। नज़म का ख़ुलासा आपको आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि नज़म का ख़ुलासा जो होता है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा यानी 5 लाइन्स पर आना चाहिए, ठीक है। 5 से 6 लाइन से ज़्यादा आपका नज़म का ख़ुलासा नहीं होना चाहिए। और मोस्टली अगर अच्छी किस्मत हो तो एग्ज़ामिनर 4 दे देता है, वरना मोस्टली जो मैंने एग्ज़ामिनर्स देखे हैं वो 5 में से 3 नंबर देते हैं अगर ख़ुलासा बहुत अच्छा भी लिखा हुआ हो तो नज़म के ख़ुलासे में इतने मार्क्स आते हैं। लेकिन ये है कि आपने अगर बहुत लंबा कर दिया तो आपके मार्क्स ज़्यादा मिलने की बजाय आपको कम मार्क्स मिलेंगे। इसलिए नज़म के ख़ुलासे को बिल्कुल भी आपने लेंथी नहीं करना, ठीक है। 5 से 6 लाइनों के अंदर आपने नज़म का ख़ुलासा कंप्लीट कर देना है। तो ख़ुलासे में कोई भी आपने कोटेशन, शेर वगैरह कुछ नहीं डालना। और दूसरी बात ये कि ख़ुलासा आपका इतना बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि अगर कोई चैप्टर छोटा है तो उसका ख़ुलासा बहुत छोटा लिखेंगे, मतलब 1 सफ़े का लिख देंगे। 1 सफ़े का आपने ख़ुलासा नहीं लिखना, इससे एग्ज़ामिनर के माइंड मतलब एग्ज़ामिनर जो उर्दू इंग्लिश के जो पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, जो उनके माइंड में यही होता है कि जिस बच्चे ने ज़्यादा लिखा हुआ है उसको ज़्यादा मार्क्स देने, जिसने थोड़ा लिखा हुआ है इसका मतलब इसको आता नहीं है। हालाँकि रूल्स यही होता है कि ख़ुलासा आपने छोटा ही लिखना होता है, लेकिन जो आजकल हमारा सिस्टम बन चुका है उसके लिहाज से आपको इतना भी छोटा नहीं लिखना कि एक ही पेज पर आ जाए। थोड़ा सा आप उसको खुला खुला करके लिखें तो वो आपका अगले पेज तक भी चला जाए, ठीक है, अगर बहुत ही छोटा चैप्टर है तो। वैसे एफएससी में तो बड़े बड़े चैप्टर्स ही होते हैं, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ख़ुलासा आपका 2 सफ़ों पर आ जाए, ठीक है। 2 सफ़ों वाला ख़ुलासा बेस्ट है। उसमें आपने प्यारी प्यारी राइटिंग करनी है और पैराग्राफ ज़रूर बनाने हैं। ख़ुलासा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ख़ुलासा स्टार्ट करते हैं और बस लिखते चले जाते हैं और एंड पर ऐसा नहीं होता। ख़ुलासे में आपने पैराग्राफ्स बनाने होते हैं, ठीक है। 4 से 5 लाइनों का एक पैराग्राफ, फिर 4 से 5 लाइनों का दूसरा पैराग्राफ। इस तरह पैराग्राफ के फॉर्म में अगर आप ख़ुलासा लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी और ख़ुलासा थोड़ा सा एक्सटेंसिव भी लगेगा और एग्ज़ामिनर को पढ़ने में भी आसानी होगी और इंशाल्लाह आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। तो पैराग्राफ के फॉर्म में ख़ुलासा लिखना है आपने सबक का, नज़म का नहीं। नज़म का तो वैसे एक ही पैराग्राफ बनेगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास आते हैं तशरीह। और तशरीह वाला जो पोर्शन था ये मेरा फेवरेट पोर्शन था, क्योंकि इसमें इंसान जितना मर्ज़ी बातें करना चाहे कर सकता है और इसमें आप अशार भी डाल सकते हैं। इसमें आप नज़म की अगर तशरीह है, नज़म और गज़ल की तशरीह है तो उसमें आप अशार भी डाल सकते हैं, कोटेशंस भी डाल सकते हैं। मतलब इसको आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो तशरीह मैंने तो कभी भी नहीं याद की, ठीक है, लेकिन मैं रीड ज़रूर करती थी शरह सरमाया से, क्योंकि कुछ गज़लें ऐसी होती थी मुझे तो उनका बिल्कुल मतलब ही समझ नहीं आता था, ठीक है। नज़में भी कुछ ऐसी होती हैं जिनके वर्डिंग समझ नहीं आ रही होती है। तो आपने इसको प्रिपेयर किस तरह से करना है, आपने शरह सरमाया खोलनी है, ठीक है। जिस भी शेर की आप तशरीह कर रहे हैं सबसे पहले शरह सरमाया में ऊपर उस शेर के जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके मायने लिखे होते हैं। सबसे पहले आपको उस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने आने चाहिए, ठीक है। अल्फाज के मायने आते तो नहीं है पेपर में, लेकिन अगर आपको अल्फाज के मायने नहीं पता होंगे, शेर का मतलब ही नहीं पता होगा, तो आप उसकी तशरीह कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने शरह सरमाया में जो अल्फाज मायने लिखे होते हैं शेर के नीचे वो आपने याद कर लेने, ताकि आपको शेर के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका मतलब समझ आ जाए। उसके बाद नीचे लिखा होता है मफ़हूम शरह सरमाया में, वो मफ़हूम आपने याद कर लेना है, ठीक है। सिर्फ यही चीज़ है जो आपने याद करनी है, बाकी सारा आपने रीड करना है। इस मफ़हूम को आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब जब आपके पास तशरीह का सवाल आएगा ना तो आपने मफ़हूम की हेडिंग नहीं देनी, लेकिन आपने पहली 2 से 3 लाइनों में उस शेर का मफ़हूम लिख देना है, ताकि एग्ज़ामिनर को ये पता चल जाए कि अच्छा इस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है इस शेर की, ठीक है। मफ़हूम की हेडिंग नहीं देनी, लेकिन जब आप तशरीह करने बैठें पेपर में तो शेर लिखें और उसके नीचे जो मफ़हूम है वो लिखें जो आपने याद किया है शरह सरमाया उर्दू से, ठीक है। हेडिंग दिए बगैर, मफ़हूम की हेडिंग दिए बगैर तशरीह की हेडिंग देनी है, ठीक है। जब आप मफ़हूम लिख देंगे तो एग्ज़ामिनर को पता चल जाएगा कि अच्छा इस बच्चे को शेर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद आपने अपनी तशरीह लिखना स्टार्ट करनी है और तशरीह आपने शरह सरमाया से रीड कर ली एक दफ़ा क्लास में टेस्ट हुआ रीड कर ली, फिर दोबारा जब मेजर जो आपका टेस्टिंग का सेशन होता है वो हुआ तब दोबारा रीड कर ली, फिर एक दफ़ा जब हाफ़ बुक का टेस्ट हुआ तब रीड कर लिया, जब फुल बुक का टेस्ट हुआ तब रीड कर लिया, और जब पेपर के लिए दोबारा रीड करने बैठेंगे तो आपको तकरीबन याद ही होगा, ठीक है। तो
इसलिए शरह सरमाया से आपने सिर्फ रीड करनी है, याद आपने करनी है कोटेशंस प्लस अशार। अच्छा, अगर आप अपने लिए आसानी करना चाहते हैं तो आप एक तरीका अपनाएं। ये टिप मैंने भी फॉलो की थी। मैंने एक रजिस्टर बना लिया था, ठीक है। एक रजिस्टर ले लें, शीट ले लें। रजिस्टर ज़्यादा सही है क्योंकि एक शीट पे तो पूरे नहीं आएंगे। उस पर आपने जो भी आप नज़म की तशरीह कर रहे हैं या गज़ल की तशरीह कर रहे हैं, उसके लिए आपने जितने भी अशार पहली दफ़ा जब आप करने बैठ रहे हैं, जितने भी अशार आपने याद किए हैं और जितने भी कोटेशंस याद किए हैं, उन सबको आप लिख लें, ठीक है। ऊपर आप उस नज़म का नाम लिख लें या उस ऊपर वो शेर लिख लें जिसकी तशरीह में आप वो सारी चीज़ें लिखना चाह रहे हैं, यानी जिसकी तशरीह में आप शेर लिखना चाह रहे हैं या आप कोई कोटेशन लिखना चाह रहे हैं, वो शेर लिख के नीचे आप उसके जितने भी उसके रेफरेंस की चीज़ें हैं, कोई कुरानी आयत है, कोई हदीस है, कोई कोटेशन है या कोई शेर है, वो आप सारा लिख लें, ठीक है। ये सारे अशार जब तक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स आएंगे आपके पास एक ही जगह कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शरह सरमाया में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी होती, तो मैं नेट से या कुछ और बुक से देख के भी उसमें अशार ऐड कर लिया करती थी, कोटेशंस वगैरह ऐड कर लिया करती थी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप पहली दफ़ा करने बैठते हैं आपके माइंड में बहुत सारी अहादीस आ रही होती हैं, आयात वगैरह कोटेशंस आ रही होती हैं, लेकिन जब मेजर टेस्टिंग वाला सेशन होता है बिल्कुल भी टाइम नहीं होता इन चीज़ों को ढूंढने का, तो फिर आप लोग बहुत परेशानी होती है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि जब पहली दफ़ा करने बैठें तो बहुत सारे रेफरेंस की चीज़ें ढूंढ लें, ठीक है, और उनको एक शीट पर एक रजिस्टर पर लिख लें और वो रजिस्टर अपने पास एंड तक रखें, बोर्ड के पेपर तक रखें, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप हर शेर के रेफरेंस की चीज़ें ढूंढें, ठीक है। तो आपके पास जितने भी अशार होंगे, जितनी भी नज़में और गज़लें होंगी, उनकी रेफरेंस की चीज़ें आपके पास एक रजिस्टर में मौजूद होंगी। तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपका टाइम भी बच जाएगा। और जब आप पूरा साल वही रेफरेंस की चीज़ें बार बार याद करेंगे तो बोर्ड के पेपर आने तक आप उसमें शेर लिखने में गलती नहीं करेंगे, कोटेशन वगैरह लिखने में गलती भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। जिस भी शेर की तशरीह कर रहे हैं उसके रेफरेंस की चीज़ें एक रजिस्टर पे लिख लेनी है, ठीक है। और सिर्फ शरह सरमाया पे इक्तफ़ा नहीं करना, नेट से आपको रेफरेंस की चीज़ें मिल रही हैं, आपको किसी और बुक से रेफरेंस की चीज़ें मिल रही हैं, पास्ट पेपर्स में आपको रेफरेंस की चीज़ें मिल रही हैं, वो आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। जितने ज़्यादा रेफरेंसेस आप डालेंगे तशरीह में, जितने ज़्यादा अहादीस, कोटेशंस और अशार आप तशरीह में डालेंगे, उतना ही आपकी तशरीह अच्छी भी लगेगी और एग्जामिनर पे इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और लेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई नज़म और गज़ल की तशरीह की बात। अब आ जाती है सबक की तशरीह। अब सबक की तशरीह में ना कुछ टीचर्स कहते हैं कि आप शेर ना लिखें और कोटेशंस वगैरह ना लिखें, कुछ ना लिखें। लेकिन जो हमारे टीचर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था और जो तरीका मैं फ़ॉलो करती थी और मैंने अक्सर जिन बच्चों से पूछा है जिनके मतलब अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम शेर तो नहीं लिखते थे लेकिन हम कोटेशन लिखते थे, ठीक है। तो अब कोटेशन मतलब कोई भी अक़वाल ज़री लिख दिया, कोई हदीस लिख ली, कोई आयत लिख ली, ठीक है। तो जो आपने सबक की तशरीह करनी है उसमें आपने शेर नहीं लिखना, लेकिन आपने कोई ना कोई रेफरेंस डालना ज़रूर है, ठीक है। ज़ाहिर है 15 नंबर की आपकी तशरीह है तो उसमें आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना उसको खुलासे की तरह कि मतलब उसमें आपने कुछ ऐड ही नहीं किया, ठीक है। उसको भी आपने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है और उसमें आपने रेफरेंस के लिए कोई ना कोई हदीस, कोई ना कोई कुरानी आयत या कोई ना कोई आपने कोटेशन ज़रूर लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तशरीह। अब आ जाते हैं, हाँ, एक सवाल आता है दरख्वास्त का। अच्छा, दरख्वास्त का एक प्रॉपर पैटर्न होता है, ठीक है, कि आपने तारीख़ कहाँ पे लिखनी है, आपने यानी उसका जो एक पूरा पैटर्न होता है जो आपने फ़ॉलो करना होता है, ठीक है। शरह सरमाया उर्दू में एक पूरा पैटर्न वो बना हुआ है, ठीक है। तो आप पहले उस पैटर्न को देखें। और मैंने तो हमेशा से दरख्वास्त भी मैं अपनी मर्ज़ी से लिखा करती थी, मैंने कभी याद नहीं की थी। तो इसलिए आपने दरख्वास्त कोशिश करनी है अपनी मर्ज़ी से लिखनी है। और एक और टिप, कोशिश करनी है कि दरख्वास्त में 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। 2 से 3 पैराग्राफ बनाएंगे तो ही आपकी दरख्वास्त थोड़ी लेंथी होगी। उर्दू के पेपर में जितना ज़्यादा लिखेंगे ना उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कम नहीं लिखना, आपने ज़्यादा लिखते चले जाना है। और जब आप शुरू से ही अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है। तो दरख्वास्त शरह सरमाया से रीड ज़रूर कर लें, लेकिन हमेशा अपनी दरख्वास्त अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करें, लेकिन उसका पैटर्न जो है वो आपने वो सही वाला फ़ॉलो करना है। नेक्स्ट आती है मुकालमा या रुदाद। अच्छा, मुकालमा और रुदाद में अगर चॉइस आए तो मुकालमे को फ़ॉलो करें कि मुकालमे को लिखें। उसकी रीज़न ये है कि मुकालमे में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। एक तो आप ये है कि मुकालमा आप अपनी वर्डिंग में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। मुकालमे में आपने कोई ऐसे मुश्किल उर्दू यूज़ नहीं करनी, ठीक है। जैसे आप रोज़मर्रा में अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हो उसी तरह से आपने मुकालमा लिखना होता है।
ठीक है। मुकालमे में आपने जितने आपको अशार आते हैं आपने लिखने हैं, जितने रेफरेंसेस आते हैं आपने लिखने हैं, ठीक है। तशरीह हो, ठीक है, मुकालमा हो, ख़त हो, मज़मून हो, इन चीज़ों में आप जितनी मर्ज़ी अशार डालें, जितनी मर्ज़ी कोटेशंस डालें, आपके मार्क्स बढ़ेंगे और लेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जो आप अपना रजिस्टर बनाएंगे जिसमें आप रेफरेंसेस लिखेंगे, उसमें आपने ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी हैं, ठीक है। कोटेशंस, अहादीस वग़ैरह, अगर अभी से आप इनको एक रजिस्टर पे लिख लेंगे और फिर याद करना स्टार्ट कर देंगे तो बोर्ड के पेपर तक अब ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी, ठीक है। मुकालमा और रुदाद शरह सरमाया से आप याद कर लें, या कोई और अच्छी बुक मिलती है तो वहाँ से याद कर लें, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीड कर लें और फिर उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करें। लेकिन जो आपने इसमें रेफरेंसेस डालने हैं यानी अशार वग़ैरह डालने हैं वो आप ज़रूर अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट सवाल आता है तलख़ीस का, और ये सवाल सबसे मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि आपने इसमें एक पैराग्राफ को बहुत ही उसके 1/3 करना होता है, ठीक है। यानी उसके वर्ड्स आपने गिनने होते हैं और फिर उन वर्ड्स को आपने 3 पे डिवाइड कर देना होता है और फिर उतने वर्ड्स का आपने एक और पैराग्राफ लिखना होता है। मतलब एक किस्म का खुलासे की एक छोटी फॉर्म है, ठीक है। तो तलख़ीस आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है, ऐसे नहीं आएगी तो आपने, और तलख़ीस कहीं से आप याद भी नहीं कर सकते क्योंकि वो अनसीन पैराग्राफ आता है। हो सकता है पास पेपर्स में से कोई पैराग्राफ आ जाए, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो कि आप अनसीन पैराग्राफ की तलख़ीस अच्छे से कर सकें और उसका कोई अच्छा सा उन्वान भी तजवीज़ कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आप एक उन्वान से ज़्यादा भी लिख सकते हैं तलख़ीस का उन्वान, ठीक है। तो ये आपका हो गया उर्दू का पेपर की गाइडलाइंस। अच्छा, जो सेकंड ईयर का उर्दू का पेपर होता है उसमें एक सवाल होता है उर्दू के एस्से का और एक सवाल होता है ख़त का, ठीक है। अब एस्से जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़ाहिर है 20 मार्क्स का है और एटलीस्ट आपने इसमें 15 मार्क्स ज़रूर लेने हैं, ठीक है। इतना अच्छा आपका होना चाहिए कि आपके एटलीस्ट 15 मार्क्स आ सकें, ठीक है। और ख़त क्योंकि आपका 10 मार्क्स का होता है तो इसमें आपके 7 मार्क्स तो ज़रूर आने चाहिए। अगर बहुत अच्छा लिखा हो तो एग्ज़ामिनर 8 या 9 मार्क्स भी दे देता है, ठीक है। अब आप कैसे अपने मज़मून को और अपने ख़त को अच्छे तरीके से इसमें हाईएस्ट मार्क्स ले सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं मज़मून की। अब आप ये देखें कि मज़मून, एक तो आप सारे जितने भी मज़मून है अनसीन आता है, ठीक है। सेकंड ईयर में हर चीज़ अनसीन आती है, लेकिन मोस्टली वही आते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपने जो इम्पॉर्टेंट एसेज हैं, अब मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि हमारा जो पहली दफ़ा जब एस्से का टेस्ट हुआ, किसी भी एस्से का टेस्ट हुआ, वो मैंने घर में बैठ के उसको अच्छे से शीट के ऊपर लिख लिया, ठीक है। और उसके अंदर जो भी मैंने रेफरेंस वगैरह की चीज़ें डाली वो सारी मैंने एक एस्से की फॉर्म में उसको लिख लिया अच्छे से, ठीक है। अब वो ऐसे मैंने अपने पास रख लिया। उसके बाद जब भी अब वो ऐसे मैं सिर्फ ऐसा नहीं करती थी कि मैं सिर्फ शरह सरमाया से याद करती थी, मैं आधा नेट से ले लेती थी, आधा शरह सरमाया से ले लेती थी, ठीक है। कुछ अपनी तरफ से ऐड कर लेती थी। तो आपने 3-4 बुक से मिला के, नेट से मिला के अपना एस्से बनाना है, ठीक है। सिर्फ शरह सरमाया पे इक्तफ़ा नहीं करना। अच्छा, ये जब आपने सारे सोर्सेज मिला के अपना एस्से तैयार कर लिया तो आपने उसको एक नीट राइटिंग में उसके विद ऑल द रेफरेंसेस उसको आपने लिख लेना है। जब आपने उसको लिख लिया है तो फिर आपने उसको अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि जब बोर्ड का पेपर आएगा तो सिर्फ उसको एक दफ़ा आपने रिवाइज़ करना होगा। बोर्ड के पेपर में ये टाइम नहीं होता कि आप उस टाइम बैठ के एस्से के रेफरेंसेस ढूंढें और फिर अब आपने अपना बाकी सिलेबस भी कवर करना है और फिर आपने इतने ज़्यादा एस्सेज हैं उनको आपने मटेरियल भी ढूंढना है, उनको आपने याद भी करना है, तो इतना टाइम होगा। तो शुरू से ही जब आपका सेशन स्टार्ट हो तो आप हर हफ़्ते, अगर आपका टेस्ट नहीं भी होता है एस्से का, तो हर हफ़्ते आपने एक एस्से प्रिपेयर करके उसको लिख लेना है और फिर उसको अपने पास संभाल के रखना है और फिर पूरा साल उसी एस्से को बार बार रिवाइज़ करके आपने टेस्ट देने हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि एस्से की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो एटलीस्ट आपके 8 सफ़े तो एटलीस्ट होने चाहिए ना, इससे कम तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 20 नंबर का ऐसे है तो 8 सफ़े से मुराद जो आपकी एक जो शीट होती है, जो एक आपका पेपर होता है उसके 2 सफ़े होते हैं, यानी 2 साइड्स होती हैं। सफ़े से मुराद साइड, ठीक है। तो यानी आपकी 8 साइड्स ज़रूर होनी चाहिए। ये आपका एटलीस्ट है, ठीक है ना, एटलीस्ट है। इससे ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो अब आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने अपने टाइम का ख्याल रखना है कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप एटलीस्ट 8 शीट्स 8 सफ़े तो लिख सकें, उससे ज़्यादा भी लिख सकें। दूसरा आपके पास ये होना चाहिए
ये जो 8 सफ़े हैं ना, ये मैंने मैट्रिक में इतना मज़मून लिखा था अपने बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो अब ये तो एफएससी है, इसमें मैं आपको एटलीस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपका कम से कम है। इससे कम के बारे में तो आपने सोचना भी नहीं है, इससे ज़्यादा यानी 10 सफ़े जो है ना आपके, 10 साइड्स यानी 10 सफ़े आपके ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। 10, उसके बाद 11-12 जितने मर्ज़ी आपके पास टाइम है, क्योंकि एस्से का जो क्वेश्चन है ना वो आपने एंड पे करना है। तो जितनी शीट्स भरी हुई हैं, बची हुई हैं, सारी भर दें और जितना टाइम बचा हुआ है सारा एस्से पे लगा दें, ठीक है। तो इसलिए शीट्स भी बचा के रखनी है, टाइम भी बचा के रखना है, ताकि एंड पे जो एस्से का क्वेश्चन है वो अच्छे से हो जाए। जितने मर्ज़ी आपको अशार आते हैं आपने लिखने हैं, रेफरेंसेस लिखने हैं, मतलब आपने अपने एस्से ना बहुत अच्छे से करके देना है, एग्ज़ामिनर को लिख के देना है, ताकि एग्ज़ामिनर जो है वो खुश हो जाए और आपको मतलब मैक्सिमम मार्क्स दे दे। अगर बहुत अच्छा ऐसे लिखा हुआ हो ना तो 16-17 मार्क्स भी मिल जाते हैं 20 में से, ठीक है। उसके बाद आता है ख़त। अब ख़त की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ख़त आपका ना मतलब 3 सफ़ात का होना चाहिए, ठीक है। 3 सफ़े आपने ख़त के ज़रूर लिखने हैं, इससे कम नहीं लिखना आपने। और ख़त में भी आप शेर डाल सकते हैं, आप कोटेशन डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ख़त में, ख़त भी तो यही है ना कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो आप उसमें कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं, हदीस भी ऐड कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आप रेफरेंसेस ऐड करेंगे ना इन चीज़ों में, उतना ही आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी और एग्ज़ामिनर उतना ही ज़्यादा खुश होगा और आपको उतने ज़्यादा मार्क्स देगा।